नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर उच्च स्तरीय बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया ने मिलकर एक संस्था बनाई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इससे भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिबिंबित किया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की छठे दौर की बातचीत 12 घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान भारत ने चीन के समक्ष पैंगोंग झील और डेपसोंग समेत सभी तनावग्रस्त जगहों से वापस जाने की शर्त रखी। भारत का कहना है कि पीएलए ने भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की है, लिहाजा उसे पीछे हटना होगा। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। निलंबित 8 सांसदों ने रात भर संसद परिसर में धरना दिया। सुबह उपसभापति हरिवंश उनसे मिलने पहुंचे। हरिवंश सांसदों के लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंचे थे, लेकिन सांसदों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। वहीं उपसभापति भी आज अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक दिन का उपवास रखेंगे। पीएम मोदी ने उपसभापति की तारीफ की है। पीएम मोदी ने चाय नाश्ता लेकर जाने के लिए हरिवंश को बड़ा दिलवाला बताया है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि आज भी ऊपरी सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। विपक्ष किसी भी हाल में अपने निलंबित सांसदों के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए गलत है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई खुश है। गुलाम नबी ने कहा कि ये हमारा परिवार है और सभापति जी आप इस परिवार के मुखिया हैं। घर में भी झगड़े होते हैं। निलंबन की कार्रवाई गलत है। संसद ने महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार महामारी जैसे विषयों से निपटने के बारे में समग्र एवं समावेशी पहल अपना रही है। गुजरात विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई में उपस्थित होने वाले विधायकों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों की संक्रमण की जांच की गई। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। वहीं 4 विधायक संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 कांग्रेस के और 1 भाजपा का है। सुशांत के केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली में एम्स मेडिकल बोर्ड की आज बैठक होगी। इसमें सुशांत की बिसरा की दोबारा जांच रिपोर्ट रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीबीआई अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में सुशांत मामले में कई राज सामने आ सकते हैं। सुशांत राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है। अभिनेत्री को मुंबई की भायखला जेल में रखा गया है। अदालत के समक्ष रिया ने 2 बार जमानत अर्जी दी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। रिया आज फिर से जमानत के लिए अर्जी लगा सकती है। हॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन में कई बड़े नाम जुड़े हैं। हाल ही में एनसीबी की जांच में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। एनसीबी को दीपिका पादुकोण का एक चैट मिला है, जिसमें वो जया शाह की कंपनी की मैनेजर करिश्मा से बात कर रही हैं। दीपिका पादुकोण को भी अब एनसीबी समन भेज सकती है। माना जा रहा है कि कई अन्य बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित होगी। इनमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और स्टार्स भी शामिल होंगे। वहीं कुछ स्टार्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल कर दिया है। साथ ही ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। ट्रंप ने कहा है कि मेरा प्रशासन कभी भी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ईरान को मिसाइलों के जरिए विश्व को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे। सुगा ने जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहली औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। इस कड़ी में जापान पीएम ने सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। सुगा का पहला फोन ट्रंप को करने से ये साफ हो गया है कि जापान और अमेरिका के बीच रिश्ते कितने घनिष्ठ और बेहतर हैं। देश में कोरोना के केस में सबसे बड़ी राहत मिली है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। सोमवार को 74,493 के सामने आए हैं। इससे इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। रविवार को देश में 10,04,272 एक्टिव केस थे, जो सोमवार को घटकर 9,75,623 हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार हो गई है। इस बीच फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सरकार और उसकी एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है। देश में पिछले एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे में 10,569 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका के वरिष्ठ दूत कीथ क्रेच की ताइवान की दूसरी यात्रा से चीन भड़का हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान की राष्ट्रपति इंगबेन को जान से मारने की धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि इंगबेन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर कर खतरे से खेल रही हैं।
उड़ीसा सोसाइटी ऑफ यूके लंदन में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर बना रही है। ये मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरह होगा। जगन्नाथपुरी सनातन परंपरा के 4 धामों में से एक है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक गोवर्धन मठ यहाँ है। मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाकर दुनिया भर के जगन्नाथ भक्तों को जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात कार्यक्रम को कोरोना संक्रमण फैलाने में अहम भूमिका होने का दावा किया है। गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया है कि दिल्ली के मरकज के कार्यक्रम में हजारों जमाती शामिल हुए थे। इनमें से 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा और संक्रमण बढ़ाया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में हजारों इजरायली लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में एक नया लॉकडाउन आदेश लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। सीबीआई ने डेयरी उत्पाद और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोपियों पर कई बैंकों से 1400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इन बैंकों में केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक समेत कई बैंक शामिल हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही बीएसएनएल 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने जा रही है। साथ ही बीएसएनएल ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड जारी कर 8500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा है कि बीएसएनएल एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री करेगी। कृषि बिल पर केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है। सरकार ने इनमें किसानों को झूठी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार संसद में वन नेशन वन मार्केट का दावा करती है, जबकि 85% किसानों के पास बेचने के लिए अनाज नहीं बचता। अभिनेत्री पायल घोष मुंबई के ओशिवारा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसकी वजह रात में महिला पुलिस अधिकारियों की गैर मौजूदगी को बताया गया है। इसके बाद पायल थाने में 2 घंटे के इंतजार के बाद अपने वकील के साथ वापस लौट आईं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली फ्लैट मामले में बायर्स को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन होम बायर्स का पेमेंट बकाया रह गया है, वो अपना बकाया 30 अक्टूबर तक जमा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बायर्स अपना बकाया पेमेंट जमा नहीं करेंगे तो उनके फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। आज डीजल के दामों में 13 से 15 पैसे तक की कमी आई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 7 से 8 पैसे की कमी की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियाई आईटी समाधान कंपनी DWS का अधिग्रहण करने का ऐलान कर दिया है। इससे एचसीएल कंपनी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। एचसीएल ने कहा है कि 13.18 करोड़ शेयरों के लिए 15.82 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भुगतान करेगा। केंद्र सरकार ने बताया कि अप्रैल से अगस्त महीने के बीच चीन से आयात में लगभग 28% की कमी आई है। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। गोयल ने बताया है कि अगस्त में चीन से $5 अरब का आयात हुआ। गोयल ने बताया कि फिलहाल चीन को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है। देश में जान देने वाले किसानों के आंकड़े देने में नाकाम रही केंद्र सरकार ने राज्यों पर ठीकरा फोड़ा है। केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि किसानों के मामले में राज्य सरकारें उनको आंकड़े नहीं दे रही हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार सदन का सही जानकारी नहीं दे पा रही है। फिलहाल केंद्र ने राज्य सरकारों से एक बार फिर जानकारी मांगी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सरकार ने एलओसी की चौकसी को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सीमा संरचना को मजबूत करना शामिल है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बलों की बहुस्तरीय तैनाती की गई है, साथ ही सीमा पर बाड़ का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से शांति आई है। पत्थरबाजी और हमलों की घटनाओं में कमी आई है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सांसद अनिल देसाई के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। रेड्डी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 2017 और 18 में करीब 1200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें से 563 अब भी हिरासत में हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे ने एक बार फिर टेंडर जारी किया है। 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए संशोधित टेंडर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर अपलोड कर दिया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की सफलता को देखते हुए रेलवे ने 44 ट्रेन सेट चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 29 सितंबर को प्री बिड मीटिंग बुलाई गई है। महाराष्ट्र के पालघर के आसपास के क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.5 आंकी गई। हालांकि भूकंप की वजह से फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे को मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है। रायगढ़ जिले के मांडवा जेट्टी में बोट से परिवार और कुछ मित्रों के साथ सफर करने के दौरान उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। मुंबई मांडवा रोडो बोट के अधिकारियों ने पाया कि ठाकरे ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया। सार्वजनिक स्थान पर नियमों का पालन नहीं करने पर उन्हें ये जुर्माना भरना पड़ा। कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने पर पी चिदम्बरम ने सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी निजी व्यापार हो रहा है, किसानों को दिया जा रहा दाम एमएसपी से काफी कम होता है। यदि कृषि मंत्री जादू से एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे तो उन्होंने अब तक ये क्यों नहीं किया। सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचआई में भ्रष्टाचार की शिकायत पीएमओ तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने को कहा है। ईडी ने टीओटी मॉडल के तहत बंडल टेंडर आवंटन में गड़बड़ी से सरकार को 6500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ये समझौता 2008 से लंबित था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और सहयोगियों की भी पहचान कर ली है। अब कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, साथ ही किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि सपा बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिभावकों की याचिका पर केजरीवाल सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन में फीस न भर पाने की वजह से स्कूल उनके बच्चों की टीसी और मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और स्कूल से सप्ताह भर में जवाब मांगा है। यूपी एसटीएफ ने वसूली करने वाले फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र से यदुनंदन यादव समेत 3 लोगों को दबोचा है। इनके कब्जे से 8 लाख नकदी और तमाम फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपी सरकार के मानव संपदा पोर्टल का खुद को अधिकारी बता रहे थे। छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कों ने करीब 89.47% के साथ लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि लड़कियों ने करीब 88% अंक तक हासिल किए हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुलाया है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश सरकार के कामों की समीक्षा कार्यकर्ताओं के जरिए करना चाहते हैं। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। एआईसीसी के सभी महासचिवों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह कानून किसान विरोधी और जनता विरोधी है। इन कानूनों के खिलाफ कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। अहमद पटेल ने कृषि विधेयकों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कृषि विधेयक ना तो राज्य सरकारों और ना ही किसानों के हित में है। हमने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई। सरकार ने विपक्ष की बातों को अनसुना करते हुए कानून पास कराया है। कृषि विधेयकों के पारित होने के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रबी अभियान की शुरुआत की है। इसमें 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य लगभग 30 करोड़ टन निर्धारित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद में पास किए गए कृषि अध्यादेश किसानों के लिए विकास के नए रास्तों को खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया पर हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि डिजिटल मीडिया जहरीली नफरत और हिंसा फैला रही है। ये पूरी तरह से अनियंत्रित है, लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। सरकार ने कहा कि रेगुलेशन एक ऐसा विषय है जिस पर विधायिका की परीक्षण करना चाहिए। झाड़ू से भी कोरोना फैल सकता है, ये दावा एम्स के एक डॉक्टर ने किया है। दिल्ली एम्स के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि झाड़ू का इस्तेमाल और खुले में कूड़े को रखने से संक्रमण बढ़ता है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना फर्श पर और कूड़े के साथ 3 से 5 दिन तक रह सकता है, इसलिए इसके संक्रमण बढ़ रहा है। एसबीआई ने लोन को फिर से निर्धारित करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसमें बैंक के खुदरा कर्जदारों को राहत दी गई है। लोन की नई पॉलिसी पर एसबीआई ने लॉकडाउन पोर्टल भी लॉन्च किया। अब ग्राहक बैंक के पोर्टल के जरिए घर बैठे ही अपने लोन की ईएमआई सहित अन्य चीजों को बदल सकता है। बिहार के लोगों के लिए मेट्रो का सपना पूरा करने के लिए सीएम नीतीश ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि पटना मेट्रो के निर्माण कार्य की शुरुआत जल्द होगी। प्रथम चरण में पटना गया रोड के नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास इसकी शुरुआत होगी। पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर करीब 6.1 किलोमीटर का होगा।
आईपीएल के 13वें सीजन के तीसरे मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया। पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में रही आरसीबी के लिए ये जीत बहुत अहम है। इससे आने वाले मैचों में भी विराट एंड कंपनी का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आएगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी टीम ने पिछले सीजन में 14 में से महज 5 मैच जीते थे। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। टीम के प्लेइंग 11 में कई खिलाड़ी टीम से बाहर रहेंगे। जोस बटलर क्वारंटीन की वजह से पहले मैच से बाहर हैं। बेन स्टोक्स पहले चरण का कोई मैच नहीं खेलेंगे। खुद कप्तान स्टीव स्मिथ का सिर पर लगी चोट के कारण खेलना संदिग्ध है। लिहाजा ऐसे में राजस्थान के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से पार पाना कठिन लग रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।